फ्रेंड्स, तो हम दिसंबर 2010 के सेकंड पार्ट के साथ हैं, है ना, जिसमें हम बात करेंगे मेडिवल पार्ट की। यानी ये मेडिवल पार्ट होगा ये हमारा आज। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम मेडिवल डिस्कस करते हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम हर पेपर के 3 पार्ट में ही बांट कर बात करें, क्योंकि उससे एक क्लियरिटी रहती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा, इसमें क्या बोलता है कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित मिफ्ताहुल फुतूह में किस घटना का वर्णन है। मिफ्ताहुल फुतूह किसकी रचना है? या अमीर खुसरो की है। तो पहला है कि जलालुद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में, दूसरा है बुंगरा खां और कैकुकाबाद के बीच की मुलाकात के बारे में, उससे अगला है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य जो केवल क्वेश्चन के उत्तर को ढूंढना नहीं है, हमारा डिटेल डिस्कशन करना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये मिफ्ताहुल फुतूह में जो वर्णन मिलता है वो जलालुद्दीन खिलजी की जो विजय हैं उनका उल्लेख मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का उल्लेख मिलता है सबसे पहले मिफ्ताहुल फुतूह में। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारा आता है, ये हमारा आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद लेकिन हम सेकंड पेज जाएंगे। बुंगरा खां और कैकुकाबाद की जो मुलाकात का वर्णन है किस रचना में मिलता है? किरण-उस-सादैन में, है ना। किरण-उस-सादैन में उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, किरण-उस-सादैन में उसका वर्णन मिलता है। ठीक है भाई, 2 सितारों, इसमें क्या कहा गया है? 2 सितारों का मिलन। जिस मुलाकात को क्या कहा गया है? 2 सितारों का मिलन। और ये पहला अवसर था जब किसी पिता ने अपने पुत्र को, बुंगरा खां ने अपने पुत्र कैकुकाबाद को, ये पहला अवसर जब पिता ने पुत्र को सिजदा किया, पिता ने पुत्र को सिजदा किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय जो बुंगरा खां है वो बंगाल का शासक है, लेकिन कैकुकाबाद जो उसका बेटा है वो दिल्ली का शासक है, मतलब दिल्ली का सुल्तान है। सुल्तान को अपना सिजदा करना पड़ेगा। अब बुंगरा खां उसके अंडर हो गया, तो कैकुकाबाद के सामने बुंगरा खां ने क्या किया? सिजदा किया। ये पहला अवसर ऐसा था। देखिए बुंगरा खां ने उसको क्यों बुलाया था? क्योंकि उसको ये बुलाया था कि देखिए भाई, आप नए नए शासक बने हैं और थोड़ा वो भोग विलास में डूब गया था, तो उसने कहा कि थोड़ा कम पी लिया करो, शाम को एक बार पी, थोड़ा बहुत कम ले लिया करो, और खाना खाते समय, जैसे हमारे यहाँ नहीं कहते हैं कि खाना खाते समय ले लिया करो, तो वही था, कैकुकाबाद को समझाने के लिए बुलाया था। ठीक है, बुंगरा खां ने, बुंगरा खां बलबन का बेटा था जो बंगाल में स्थापित था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वो है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय। अलाउद्दीन खिलजी की जो विजयों का उल्लेख है वो किस रचना में मिलता है? खजाइनुल फुतूह में। खजाइन उल फुतूह में, खजाइनुल फुतूह में उसका वर्णन मिलता है, खजाइनुल फुतूह में। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी विजय हैं उनका वर्णन कहां मिलता है? खजाइनुल फुतूह में मिलता है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कहां वर्णन मिलता है? तुगलकनामा में। तुगलकनामा में। अब एक और रह गया हमारा, क्या नाम है उनका? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के बारे में कहां वर्णन मिलता है? नूह सिपेर में, ना, नूह सिपेर में वर्णन मिलता है, जिसमें भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है। और एक और है, जो एक रचना और है वो है आशिका, है ना। देवल रानी खिज्जर खां के बारे में वर्णन है। देवल रानी और खिज्जर खां। खिज्जर खां कौन था? ये खिज्जर खां अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। तो ये मोटी मोटी रचनाएं हैं
हमारे जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है और उनको तरकुल्ला 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 किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था ना। तरकुल्ला किसने कहा उसको? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ये चीजें आपको साथ साथ में समझनी पड़ेगी ना। तो अगला देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इससे ज्यादा अब तो क्या करें, इतना एक क्वेश्चन में हमें पता लग जाए 10 फैक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? वक्तव्य देखिए कौन क्या वक्तव्य क्या कहता है ये। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को काकतीय राज्य को अपने राज्य में विलय करने के लिए भेजा? बिल्कुल भी नहीं भेजा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट अधिकार नहीं किया किसी भी साउथ के स्टेट पर। साउथ के स्टेट पर डायरेक्ट जो अधिकार किया गया वो तुगलक काल में किया गया। तो ये बात, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद काकतीय शासक प्रताप रुद्र को अलाउद्दीन खिलजी का करदाता राज्य, हाँ ये बात सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था कि जो काकतीय वंश का शासन था वहां पर, वहां का प्रताप रुद्रदेव वहां का शासक था। और जिसको एक बात, एक नाम और इसका प्रताप रुद्रदेव का जो एक नाम और बताया गया है, क्या नाम था इनका? प्रताप रुद्रदेव का एक नाम बताया जाता है, इसका नाम था लहरदेव। क्या नाम था? लहरदेव, है ना। तो ये इसने क्या किया, इसका अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था कि काकतीय यानी साउथ के सभी स्टेट को, वो कौन सी नीति साउथ स्टेट में, साउथ स्टेट में उसकी जो नीति थी वो समुद्रगुप्त वाली थी, मतलब वहां के जो राज्य को करदाता बनाना। तो इसको भी उन्होंने करदाता ही बनाया, ये ऑप्शन ठीक है। तो ये आक्रमण हुआ था 1309 में, मलिक काफूर ने किया था, 1309 में किया था। और यहां पर जो जोहर हुआ उसका वर्णन किसने किया है? इसने अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने जोहर का वर्णन किया। जोहर का वर्णन किसने किया है? अमीर खुसरो ने जोहर का वर्णन किया है। यहाँ की महिलाओं ने जोहर कर लिया था। और इसके बाद काकतीय शासक प्रताप ने क्या किया था? प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की एक मूर्ति बनवाई, अपनी सोने की मूर्ति, और मूर्ति बनवाई और उसमें चैन डालकर, है ना, जंजीर डालकर, चैन डालकर काफूर को जो वहां पर गया था मलिक काफूर को पेश की, है ना। और साथ ही कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा कहां से निकला था? गोलकुंडा की खान से निकला था। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर का हीरा निकला था। तो ये हीरा, कोहिनूर का हीरा प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को दिया था। मलिक काफूर ने ये अलाउद्दीन खिलजी को दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये मुबारक खिलजी को दे दिया। तो ऐसे ही चलता रहा और बाद में जाके अब ये अंग्रेजों के पास है, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, बाद में जब 1739 में इसको नादिर शाह ले गया था। तो अगला जो है प्रताप, जो रुद्रदेव हैं, दिल्ली के सुल्तानों को नियमित रूप से वार्षिक कर भेजता था। वही तो नहीं करता था, ये वार्षिक कर नियमित रूप से नहीं भेजता था। प्रताप रुद्र को खुसरो शाह ने अनुरक्षण में दिल्ली लाया, ये भी नहीं है। तो दिल्ली उसको नहीं लाया गया, है ना। प्रताप रुद्रदेव को दिल्ली नहीं लाया गया। तो इसमें हमारा उत्तर क्या बनता है? केवल और केवल 2 हमारा सही है, यानी बी हमारा सही होगा, क्योंकि किसी को नहीं लेके आए कभी भी, और वहां केवल उनसे टैक्स ले लेते थे और उनका पीछा छोड़ देते थे। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर एक के बाद एक आसीन होते हुए देखा, लेकिन वो किसी के दरबार में नहीं गए। बिल्कुल सही है ना। 7 सुल्तानों का समय देखा, लेकिन वो किसी के दरबार में नहीं गए। जो निजामुद्दीन औलिया हैं वो चिश्ती संत थे,
और चिश्ती संत कोई भी नहीं जाते थे इनके दरबार में, चिश्ती संत थे वो। और इनका जो प्रभाव प्रचार के अंदर, प्रचार का जो क्षेत्र था वो क्या था, दिल्ली। क्या था वो, दिल्ली था। इनको क्या कहा जाता है, महबूबे इलाही। इनकी उपाधि कौन सी थी, महबूबे इलाही की उपाधि थी। एकमात्र सूफी संत हैं ये, एकमात्र चिश्ती संत जिन्होंने शादी नहीं किया, शादी नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने शादी नहीं किया। और ये प्राणायाम बहुत अच्छा करते थे, प्राणायाम करते थे, मतलब योग करते थे, योग की प्राणायाम करते थे, योग करते थे ये, ठीक है, ये योग करते थे। और हमेशा ये कहते थे कि भाई किसी भी सुल्तान से नहीं मिलना है। एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ बहुत ही फोर्स कर दिया कि भाई आपको मिलना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि मेरी जो दरगाह है उसके 2 गेट हैं, है ना, 2 दरगाह के 2 गेट हैं, एक से सुल्तान आएगा, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा, ठीक है, ये बात उसने कहा था। और उनकी गयासुद्दीन तुगलक के साथ नहीं बनती थी, गयासुद्दीन तुगलक के साथ उनका झगड़ा हो गया और गयासुद्दीन तुगलक को उन्होंने बोला था हनूज दिल्ली दुरुस्त हो, तो गयासुद्दीन तुगलक की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद वह सूरावर्दी सूफी संतों को राज्य द्वारा प्रदत्त जो अनुदान दिए जाते थे उससे अप्रसन्न थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सूरावर्दी थे इनमें जकारिया प्रसिद्ध है, जकारिया ना, जकारिया, जकारिया मुल्तान था इनका प्रचार के अंदर। और सब सूफी संतों में सबसे अमीर संत थे ये, अमीर संत, है ना, ये कहते थे कि मुझे गरीबों से क्या लेना है ना, अमीर संत थे सबसे। और इनको इल्तुतमिश ने क्या दिया था, इनको शेख उल हिंद की उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, शेख उल इस्लाम, शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था, शेख उल इस्लाम की उपाधि इन्हें किसने दिया था, इल्तुतमिश ने। मतलब ये राज्य के पदों को स्वीकार करते थे, उपाधियों को स्वीकार करते थे, धन को स्वीकार करते थे, मतलब मौज मस्ती में, आज के संतों की तरह, आज के बाबाओं की तरह मौज मस्ती में विश्वास करते थे। तो ये भी बात सही है, लेकिन इससे निजामुद्दीन औलिया खुश नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि संतों का तो काम है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम करना। तो ए और आर दोनों सही है, पर व्याख्या सटीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान से हम क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ाएंगे। यह किसका कथन है, यद्यपि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग, है ना, 10वां भाग देवगिरी से दौलताबाद गया, जब है ना एमबीटी ने कैपिटल बनाया दौलताबाद को, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया, लेकिन उन लोगों ने भी शहर को बड़ा उपजाऊ बनाया। ये बात जो कही है, ये किसने कही है, ये बात जो कहा है, ये किसने कहा है, ये बात कही है, क्या नाम लेते हैं आपका, इसामी ने कही है। किसने कही है, ये इसामी ने कही है। इसामी भी गया था साथ में, इसामी का रास्ते में इसका दादा मर गया था, ना, दादा मर गया था। और इसामी ने किताब लिखी है फुतूस सलातिन, फुतूस सलातिन लिखी है, जिसमें चरखे का पहला वर्णन है। ठीक है, चरखे का पहला वर्णन। उन्होंने कहा है कि भाई बहुत कम लोग गए वहां पर, लेकिन उसके बाद भी उसे क्या किया गया, उसको उपजाऊ, उस क्षेत्र को इन्होंने उपजाऊ बनाया। तो ये बात उसने कही है। और दौलताबाद के बारे में एक लाइन मिलती है, दौलताबाद को एक जो स्टेनले लेन पुल, स्टेनले लेन पुल ने क्या कहा दौलताबाद को, दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है, एक शक्ति का स्मारक। एक गुमराह शक्ति का स्मारक किसने कहा है, स्टेनले
लेनपुल ने कहा था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता जो है वो जिसने रहेला लिखा था, और ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था, और 1333 में आया था ये, 1342 तक यहाँ पर रहा। एमबीटी के समय ही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक है एमबीटी, उसके समय ही आया था, है ना। और इसने यहाँ पर सती प्रथा का वर्णन, सल्तनत काल में सती प्रथा का वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन, आंखों देखा हाल सुनाया है, आंखों देखा, और सजीव वर्णन कहते हैं इसको। और इसके बाद इसने डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है, डाक व्यवस्था, है ना। ठीक है, और शमसे सिराज अफीफ ने, आप जानते हैं शमसे सिराज अफीफ ने पुस्तक की रचना की है, तारीख फिरोज शाही। जिसमें चरखी का पहला वर्णन है, चरखी का वर्णन, जो बोझा उठाते हैं जिसे, चरखी का पहला वर्णन, चरखी का वर्णन। और इसके बाद हमारा जियाउद्दीन बर्नी है, 40 विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी इसने, 40 विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की, विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की। और दूसरी बात क्या है इसने, 2 फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी व तारीख फिरोज शाही, 2 रचना रखी। दो रचनाएं इसकी थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है इसामी, है ना, इसको ध्यान में रखना। चलिए भाई, इसको मैच करना है, लेकिन हमारे टाइप राइटर की वजह से इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको पहले उनको ठीक करेंगे, उसके बाद इनको मैच करेंगे। क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? सैन्य विभाग का प्रमुख, है ना, इसने, हाँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिखा गया है राज्य की समाचार एजेंसी का प्रमुख। ठीक है, राज्य की समाचार एजेंसी का प्रमुख था। तो अब हम इसको मैच करेंगे। तो वकीले दर कौन होता था भाई? वकीले दर है जो, और राज्य के परिवार, दर माने दरबार, राज्य के दर, राज्य का जो दर है, राज्य का जो घर है, उसका राज परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला, राज परिवार की जितनी भी शाही परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला कौन होता था? वो वकीले दर होता था। उससे अगला है अमीर हाजिब, थोड़ा सा इसमें कटिंग है, इसके लिए सॉरी। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब है वो कौन होता था? अमीर हाजिब का कार्य क्या होता था? अमीर हाजिब का कार्य होता था दरबार में समारोह का अधिकारी, दरबार के जो समारोह होते थे सबको वो देखता था, दरबार के जितना भी डेकोरम है अमीर हाजिब उनका वो करता था, अमीर हाजिब उनको देखता था। और जो आपको एक बात और बता दें, जो बलबन और फिरोज शाह तुगलक, दो ऐसे सुल्तान थे जो इस पद पर रह चुके थे। क्वेश्चन ये पूछ लेगा कौन से ऐसे 2 सुल्तान हैं जो अमीर हाजिब के पद पर रह चुके थे, तो वो कौन है? बलबन और फिरोज शाह तुगलक, 2 ऐसे सुल्तान हैं जो अमीर हाजिब के पद पर रह चुके थे, काम कर चुके थे। ठीक है, ये बात भी आपको साफ साफ पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको आई थिंक पता लग गया होगा। ठीक है, ये चीज। उसके बाद आरिज मुमालिक, आरिज मुमालिक था, ये सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख होता था। आरिज मुमालिक, इसको दीवान अर्ज का प्रमुख होता था, दीवान अर्ज। दीवान अर्ज है जो विभाग है वो बलबन ने बनाया था, दीवान अर्ज विभाग है वो किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था, है ना।
तो ये भी ध्यान में रखना। ब्रीद मुमालिक, ब्रीद यानी गुप्तचर होते थे, तो ब्रीद मुमालिक ब्रीदों का प्रमुख मतलब गुप्तचरों का प्रमुख। तो राज्य की समाचार जो एजेंसी होती थी वो इसके अंडर में होती थी। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो ए, क्या बनेगा, तो हमारा उत्तर है हमारा ए बनेगा। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। कबीर के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कबीर निर्गुण संत है, निर्गुण धारा के संत, और सिकंदर लोदी के समकालीन, ना सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और हिंदू मुस्लिम एकता के जनक इनको कह सकते हैं, और ये रामानंद के शिष्य थे, ना जुलाहे थे, ना अपना घर परिवार साधु संत बने रहते रहते इन्होंने अपना घर चलाया, घर नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, और इनकी जो स्वर हैं वो किसमें है? बीजक में संकलित है, बीजक में। और इनके कुछ जो पद हैं वो आदि ग्रंथ में भी है, जो सिखों का जो आदि ग्रंथ है उसमें भी इनके कुछ पद हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने जाति, नस्ल और धर्म पर आधारित मतभेद को वो नकार दिया। उन्होंने जाति धर्म भेद को सबको नकार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, जाति पाति में कुछ नहीं रखा, सब एक हैं। तो इसके सभी मतभेदों को इन्होंने नकार दिया। ये बात बिल्कुल सही है। वह धर्म ग्रंथ समस्त ज्ञान के विरोधी थे, ऐसा नहीं था। ऐसे धर्म ग्रंथों के समस्त ज्ञान के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो स्टीक है उसको उठा लेना चाहिए, वो सीधा सीधा से विरोधी नहीं थे। तो ये मतलब ये बात गलत है, तो ये हमारा उत्तर है। वे खोखले कर्मकांडों के समर्थन को उन्होंने नकार दिया, बिल्कुल नकार दिया। जितने भी कर्मकांड हैं, खोखले कर्मकांड है, चाहे उन्होंने ये लिखा कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बना, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरे हुआ खुदा, तो चाकी भली जो पिसा खाए संसार। तो ऐसे कुछ बहुत से दोहे हैं, मेरे को ज्यादा दोहे याद नहीं रहते। तो उन्होंने खोखले कर्मकांडों को, भगवान के उसमें जाना, मंदिर में जाना, ये करना वो करना, सारे कर्मकांडों को उन्होंने नकार दिया था। और उन्होंने एक बात और कही, पाथी पटपट जग मुहा हुआ ना पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह की पंक्तियां वो कहते हैं। वह भक्ति और श्रम के दर्शन के समर्थक थे, बिल्कुल समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने तो अपना घर परिवार नहीं छोड़ा था, तो घर परिवार भी चलाते रहे और अपना भक्ति भी करते रहे। तो इनमें बी है वो गलत है, बाकी सारे सही है। तो हमारा आंसर भी यही है ना। निर्गुण भक्ति धारा के संत। निर्गुण कौन से संत होते हैं? जो भगवान के किसी रूप में विश्वास नहीं करते, निराकार भगवान को क्या मानते हैं? निराकार रूप में स्वीकार करते हैं। मोहम्मद बघेड़ा है ना, बहुत जहरीला व्यक्ति है। मोहम्मद बघेड़ा ने बहमनी अभिजात वर्ग को की शक्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए? मोहम्मद बघेड़ा ने जो बहमनी जो एक अभिजात वर्ग था उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उसने कदम उठाए? उसने क्या क्या किया? भू संपत्ति के आकार को, उनकी जो संपत्तियां थी उसको कम कर दिया, है ना। उनके पास जितनी बड़ी बड़ी लैंड थी उनको उसने कम कर दिया। उस भूमि का परिमाप बढ़ा दिया जिसे राज भू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, है ना। उसने खालिसा लैंड का, जिससे राज्य की सीधी आय बढ़ गई, उसका उसने परिमाप बढ़ा दिया। ये भी बात सही है। और भू राजस्व मांग की दर को उसने कम कर दिया। ना ये गलत बात है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और गवर्नरों को एक से अधिक किलों के ऊपर नियंत्रण करने से मना कर दिया। बिल्कुल उसने कहा कि एक गवर्नर के पास केवल एक ही किला होना चाहिए। तो हमारे पास सही क्या हुआ? 1, 2 और 4 हमारा सही हुआ। 1, 2, 4 हमारा सही हुआ, है ना। हाँ, ये मोहम्मद बघेड़ा नहीं है, मोहम्मद गवाह है, सॉरी। हाँ, मोहम्मद गवाह ने क्या क्या किया था? तो इसमें उसने क्या किया? इसने इनकी संपत्तियों के आकार को कम कर दिया। उसके साथ साथ इसने और क्या किया? संपत्तियों के अधिकार को कम करने के लिए इसने खालिसा के क्षेत्र को बढ़ाया। खालिसा के क्षेत्र को इसने बढ़ा दिया। और एक सेकंड, एक मेरे को जो कंफ्यूजन अभी दिमाग में घुस गया है, यहाँ से
हाँ, मोहम्मद गवाह ही है, तो क्योंकि मोहम्मद गवाह और बघेड़ा में दिमाग में क्वेश्चन उलझ गया था, तो हमारा एक 3 को सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जिसमें 3 नहीं है हमारा उत्तर वही होगा, जिसमें 3 हमारा नहीं है, तो हमारा 3 है वो बी में नहीं है ना। इसको मोहम्मद गवाह ने क्या किया था, बहमनी को 8 तरफों में बांटा, 8 तरफों में, तरफ मैंने प्रांत होता था, 8 तरफों में बांटा, है ना। तरफ क्या होती थी, प्रांत को कहते हैं तरफ, मैंने प्रांत। पहले 4 तरफों में बटा हुआ था, उसने उसके 8 भाग कर दिए थे, 1 के 2 कर दिए। आर्कियोलॉजी आर्ट एंड रिलीजन न्यू पर्सपेक्टिव ऑन विजयनगरा, ये किताब किसकी है, ये तो सीधी बात है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आर्कियोलॉजी आर्ट एंड रिलीजन न्यू पर्सपेक्टिव ऑन विजयनगरा के लेखक जो हैं वो ये अनिल वर्गीस हैं, इनको आप ध्यान से, ये अनिल वर्गीस हैं। इस क्वेश्चन में हम ज्यादा और क्या करें, इसको ध्यान से रख लेना। निम्नलिखित में से सही क्रमबद्ध व्यवस्था में लगाइए भाई, क्रम व्यवस्था में अभी लगा देते हैं। अकबर के द्वारा 12 सूबों का निर्माण, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में अपने सूबों का, कितने सूबों का, अपने पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा। कितने सूबों में बांटा, 12 सूबों में। दहसाला, ये 6 साल नहीं है, दहसाला है। दहसाला व्यवस्था को लागू करना, ये 1279-80 में, ये सॉरी 1579-80 ना, ये एक साथ ही है बिल्कुल, टोडरमल की सहायता से। दाग व्यवस्था को जारी किया, दाग व्यवस्था को 1573-74 में जारी किया, है ना। दाग हुलिया, है ना, दाग हुलिया को जारी करना, मतलब घोड़ों को दागना शुरू किया। दोहरे पद को शुरू करना, दोहरे पद, जात और सवार, मनसबदारों को जात सवार में बांटना, ये इसने 1596-97 में, 1596 यानी अंतिम समय में सबसे ये किया। तो इसमें हमारा उत्तर क्या बनेगा, तो उसमें हमारा उत्तर जो बनेगा, ये 3 सबसे पहले आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा। तो ये हमारा, ये इसका उत्तर बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा उत्तर बनेगा। और आपने पढ़ा होगा फिर, ये जात सवार तो इसने बांट दिया, दाग हुलिया का काम अकबर ने किया, जात सवार का अकबर ने काम किया। उसके बाद दुअस्पा सीअस्पा, दुअस्पा और सीअस्पा जो लागू किया, ये जहांगीर ने किया। दुअस्पा और सीअस्पा किसने लागू किया, वो जहांगीर के द्वारा लागू किया गया। ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था। फिर से है, ये क्वेश्चन बताने हैं हमें। जोरोखा दर्शन की प्रथा का प्रारंभ, जोरोखा दर्शन किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था, है ना। अकबर ने शुरू किया और इसको औरंगजेब ने बंद किया था। तो इसमें हमारा क्या हुआ, जोरोखा दर्शन की शुरुआत 1580 में हुई, है ना। 1580 में अकबर ने बहुत से काम किए थे, ठीक है। कंधार की सफाविदों से पुनः प्राप्ति, कंधार की जो सफाविदों से पुनः प्राप्ति कब होती है, 1638-39 में, 1638-39 भी लिख सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि यहां पर ये कंधार की जो प्राप्ति होती है, पुनः प्राप्ति, कंधार का सीन आपको समझा देते हैं। कंधार में क्या होता है, कंधार के ऊपर जो है अकबर के समय अधिकार था। उसके बाद 1622 में इनके हाथ से निकल गया कंधार, है ना। 1622 में निकल के 1638-39 में जो वहां का वो था, सूबेदार था, क्या नाम था उसका, अली मर्दान, अली मर्दान ने मुगलों को सौंप दिया ये, क्योंकि वो अपने शासक से नाराज हो गया था। अली मर्दान ने मुगलों को सौंपा, मुगलों को सौंप दिया, क्योंकि वो शाह से नाराज हो गया था, ईरान के शाह से नाराज हो गया था। उसके बाद 1649 में, शाहजहां के समय 1649 में उन्हें शाह ने अधिकार कर लिया,
उन्हें शाह ने अधिकार कर लिया। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखना। उसके बाद बल्ख का मुगल अधिकार, बल्ख पर मुगल जो अधिकार हुआ वो कब हुआ? बल्ख पर जो मुगलों का अधिकार हुआ 1646 में। बल्ख पर मुगलों का अधिकार हुआ वो 1646 में हुआ, मुराद के नेतृत्व में। और इसके ऊपर बहुत सा खर्च किया गया। कांगड़ा विजय 1620 जहांगीर के समय में। तो हमारा ये हो गया। तो एक का तो 4, एक का 4, उसके बाद 2 का 3, तो हमारा ए उत्तर हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन बता, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टता व प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। जहांगीर का काल को श्रवण काल कहा जाता चित्रकला का, तो इसमें तो कोई कहने में सोचने वाली बात ही नहीं है ना। जहांगीर के काल को चित्रकला का श्रवण काल कहा जाता है और चित्रकारी पे तो उसका बहुत ध्यान था। और उसमें मीर हसन, है ना, और मीर हसन के अलावा दूसरे बिशनदास, है ना, बिशनदास को ईरान भेजा था शाह का चित्र बनाने के लिए ना। और ये बहुत से चित्रकार उसके समय में होते थे। तो उसके समय में चित्रकारी अपने प्रकाष्ठा पर थी। तो इसके बाद और आगे क्या कहता है, वह कलात्मक अलंकरण का विरोधी था। ये गलत है, क्योंकि उसके समय भी वास्तुकला का काम चलता रहा। वास्तुकला का काम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही उसने सारा बंदी लगा दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तुकला का काम भी उसके उसमें भी चलता रहा। तो ये इसका भी पॉइंट बिल्कुल गलत है। मैं उस पर एक आध चित्रकार का और नाम आपको याद मेरे को आ नहीं रहा अभी। हाँ, उसका चित्रकार एक आध और मिल जाए हमें। ये आ गई। हाँ, जहांगीर के जो चित्रकार थे, मंसूर था, है ना। उनका जहांगीर के जो चित्रकार थे, बिशनदास था, मंसूर था, अबुल हसन था। मीर हसन नहीं था, ये अबुल हसन था। दिमाग में यही, इसीलिए मेरे को अबुल हसन। ठीक है। और मनोहर था, है ना। इसने, अबुल हसन ने क्या किया था, तो उसके जहांगीरी का फ्रंट पेज बनाया था। तो उसके जहांगीरी का पहला फ्रंट बनाया था, फ्रंट पेज। ठीक है। तो इसमें पहला सही है और इसमें दूसरा हमारा सही नहीं है। तो इसमें कुछ हो गया, ये सी। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है तो बता देते हैं। इकबाल नामा जहांगीरी, ये मोतीबीर खां का है, 19वें वर्ष तक, है ना। 17वें वर्ष तक तो लिखा जहांगीर ने, 17वें वर्ष तक जहांगीर ने लिखा था, तो उसके जहांगीरी। उसके बाद 19वें वर्ष तक इसने किया। उसके बाद तारीख रसीदी है, वो मिर्जा हैदर दौलत की है, मिर्जा हैदर दौलत की है तारीख रसीदी। और उसके बाद हुमायूं की सेना में था ये, मिर्जा हैदर दौलत है वो हुमायूं की सेना में था। जो फतुआते आलमगिरी, ये किसका है? फतुआते आलमगिरी,
ये ईश्वरदास नागर का है, और ये फतवाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर औरंगजेब के समय लिखा। और शाहजहांनामा इनायत खां का है, शाहजहांनामा इनायत खां का है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 का 2 और उसके बाद 4, सीधा डी हमारा उत्तर होता है। उसके बाद फिर से सूचियों को मिलाना है भाई। ये रीजनल आर्किटेक्चर आ गया। इसमें चार मीनार, जो चार मीनार है वो किसने बनाया? चार मीनार है, ये चार मीनार इसने जो बनाया ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, है ना। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 1561 में बनाया, 1591 में, 1591 हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में है। हीरा मस्जिद है जो, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह ने बनवाया, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने बनवाया इसको। उसके बाद मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद आगरा है, वो शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ने 1654 में बनवाई आगरा में, क्योंकि आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां ने, दिल्ली की मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। ये भी ध्यान में रखना। और गोल गुंबज है जो, गोल गुंबज ये अली आदिल शाह का है, बीजापुर। गोल गुंबज बीजापुर में बनाया गया है, 1660 के आसपास बनाया गया। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है इसमें। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बी बनेगा। हाँ, 1 का 3। ठीक है, रीजनल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय में के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा? वो कौन, किसने देखा था कि भी जो शिवाजी था जिसका जन्म 1627 में शिवनेर में हुआ। और आपको बता दें शिवनेर का दुर्ग वो था जब शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगल को दे दिए थे। 35 में से 23 दुर्ग मुगल को दिए, लेकिन फिर दोबारा अधिकतर को दोबारा प्राप्त कर लिया, है ना। अधिकतर को दोबारा प्राप्त कर लिया, है ना। इनका समझौता टूट गया। लेकिन एकमात्र जो शिवनेर का दुर्ग, ये जो शिवनेर का दुर्ग था ये प्राप्त नहीं कर पाया था, प्राप्त नहीं कर पाया। ये आपको पॉइंट बता देते हैं, कौन सा दुर्ग वो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाया था। तो ये शिवनेर का दुर्ग को प्राप्त नहीं कर पाया था। तो जदुनाथ सरकार ने उनको मध्यकालीन भारत का सबसे प्रतिभावान व्यक्ति स्वीकार किया है। किसने? जदुनाथ सरकार ने। किसने मुगल साम्राज्य के पतन का महान ग्रेट फ्रेम सिद्धांत दिया है? ये किसने दिया है ग्रेट फ्रेम? ये कैरेन लियोनार्ड ने दिया है। कैरेन लियोनार्ड का कहना क्या है कि जो बैंकर थे, बैंकर, क्यों ये क्या कहते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है कि इस कारण से मुगल का डिक्लाइन हुआ। तो ये क्या कहते हैं कि जो सराफा वर्ग था, महाजन वर्ग था और साहूकार वर्ग था, उसका जो विश्वास है वो डगमगा गया था। मुगल जो शासक वर्ग था, मुगलों से इनका जो बैंकर्स थे उनका विश्वास डगमगा गया था। जैसे अभी कोई अगर आपसे कोई, फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी से आकर विजय माल्या कर्ज मांगे तो कौन कर्ज देगा उसको? क्योंकि सभी को विश्वास है कि अभी ये कर्ज वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह अब मुगलों का भी ऐसा हाल हो गया था कि अब उनको उम्मीद नहीं थी कि ये पैसे दोबारा मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए कैरेन लियोनार्ड क्या कहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था, इकोनॉमिक का कोई, इकोनॉमी में क्या हुआ कि इकोनॉमी का उनको मिल नहीं रहा, विश्वास नहीं था कि वो इकोनॉमी, ये पैसा अगर हम इनको देंगे तो ये वापस भी आ जाएगा। मतलब उस राज्य में कौन काम करेगा जहां के
जो राजनीतिक स्थिति है सही नहीं थी। तो इन लोगों ने बैंकर्स ने लोकल रीजनल सेंटर में, रीजनल जो स्टेट थे उनके अंडर जाना, उनके संरक्षण में जाना शुरू कर दिया और जो मुगल जो थे उनको सहायता करना बंद कर दिया। तो ये इनका हुआ, तो इसलिए इन्होंने ग्रेट प्रेम सिद्धांत इसमें दिया है। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा था, इसमें हमने मेडिवल पीरियड का बात किया, तो अगले भी पीरियड में हम मॉडर्न का निपटाएंगे। तो इस तरह से अभी हमारे पास 1 महीना और लगभग हम इस पर लगा ही देंगे। और लेकिन हम धीरे धीरे ऐसा चाहते हैं कि आप जब तक ये दूसरा लेसन आए तो कम से कम आप पहले सभी को भी रिपीट कर दो, डेली दिन में बैठ के एक बार देखा करो सभी को। और साथ आप, मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, आपका हिस्ट्री ऐसा हो जाएगा कि जिंदगी में कभी दोबारा हिस्ट्री आप भूलोगे नहीं। तो फ्रेंड्स थैंक यू इसी के साथ, और नेक्स्ट लेसन में